हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद आरसी कुमार। हमने प्रकाश के बारे में हम पढ़ रहे थे और प्रकाश में हम पढ़ रहे थे किरण प्रकाश की। किरण प्रकाश की हमारे पास में कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों में है। कक्षा 10 में तो विज्ञान के पाठ में है और कक्षा 12 के अंदर ये भौतिक विज्ञान है। तो मैं इन दोनों का साथ ही वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले के जो भी अपन ने वीडियो बनाए थे वो दोनों क्लासों के लिए काम में आने वाली चीज़ थी। जहाँ तक दोनों की चीज़ कॉमन है मैं दोनों के साथ वीडियो बना लूँगा। फिर उसके बाद में 12वीं क्लास के लिए कुछ एक्स्ट्रा होगा तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना लूँगा और उसको मैं आपको अलग से बता दूँगा। देखो, प्रकाश के बारे में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। प्रकाश का परावर्तन हमने पढ़ लिया था। जो पहली घटना थी हमारे पास प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन अगर हम बात करें तो अपने पास में परावर्तन के बारे में हमने इसके बारे में पढ़ लिया था कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, कौन कौन सी इसमें घटनाएं होती है और कैसे हम इससे आगे का काम कर सकते हैं। अब हमने यहाँ से इसके बारे में हमने दर्पण वगैरह पढ़ लिए थे। दो प्रकार के दर्पण पढ़े थे हमने, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के थे, वो सारा पाठ हम पढ़ चुके थे। अब हम प्रकाश की दूसरी घटना पर बात कर रहे हैं और वो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन अब हम पढ़ेंगे। क्या होता है अपवर्तन, कैसे होता है, क्यों होता है और क्या क्या इसमें होता है। सारी घटनाओं का अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं, हेडिंग पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखो, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन, देखो, प्रकाश का परावर्तन जैसे है ठीक उसी प्रकार अपने पास में घटना होती है अपवर्तन। जैसे मान लो ये अपने पास में एक पृष्ठ है जिसके नीचे अपने पास में कोई भी सघन माध्यम हो सकता है। सघन माध्यम का मतलब अपने पास में किसे कहेंगे हम। सघन माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश गति कर सके पर प्रकाश का वेग कम हो जाए, उसको हम कहेंगे सघन माध्यम। इस सघन माध्यम का अपवर्तनांक हमने कह दिया n2। यहाँ हमारे पास में कोई विरल माध्यम है जिसको हम कह सकते हैं वायु। ये अपने पास में है विरल माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। इस विरल माध्यम का अपवर्तनांक हमने कह दिया n। इस अपने पास में जब इस सघन माध्यम का जो अपने पास में पृष्ठ है जिसके ऊपर तो विरल माध्यम है, इसके नीचे सघन माध्यम है, इसके ऊपर जब हम कोई प्रकाश किरण आपतित कराते हैं, मान लो ये प्रकाश किरण में इसके ऊपर आपतित करा रहा हूँ तो ये तीर का निशान हमको ये दर्शा रहा है कि प्रकाश किरण हमारी इधर से इस पृष्ठ पर आपतित होती है। जैसे यह पृष्ठ पर आपतित होती है तो यह अपने प्रकाश किरण के साथ में हमारे पास में दो घटनाएं होती है। पहला भाग तो प्रकाश की किरण हमारे पास परावर्तित हो जाती है और दूसरा भाग प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है। जो परावर्तित प्रकाश किरण है इसको हम कह सकते हैं आंशिक परावर्तित किरण। अब आंशिक हम इसको क्यों कह रहे हैं दोस्तों, इसके बारे में हम विचार विमर्श कर लें। क्योंकि यहाँ जब प्रकाश की किरण हमारे पास इस पृष्ठ पर आपतित होती है तो यहाँ हमारे पास में सघन माध्यम है पर प्रकाश आसानी से गति कर सकता था। दर्पण के लिए अगर हम देखें तो दर्पण में क्या होता था कि जब प्रकाश किरण हम इस पृष्ठ पर आपतित करा रहे थे तो वो प्रकाश की किरण हमारे पास में आगे अंदर नहीं जा रही थी। क्यों? क्योंकि वहां अपने पास में जो माध्यम था वो अपारदर्शी माध्यम था, तो अपने पास में सिर्फ प्रकाश का परावर्तन हो रहा था। यहाँ अगर हम इस घटना के अंदर देखें तो प्रकाश की किरण जैसे ही सघन माध्यम में जाएगी तो उसका कुछ भाग परावर्तित हो जाएगा। इस भाग को हम कह रहे हैं आंशिक परावर्तित किरण। अगर मैं इसको ये कह दूं कि यह नगण्य है, नगण्य का मतलब क्या है कि इसका मान हमारे पास में बहुत कम है, तो अपने पास में सिर्फ प्रकाश का अपने पास अपवर्तन होता है। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो यहाँ जो प्रकाश किरण आपतित हो रही है उसके लिए ये जो कोण होगा उसको हम कहेंगे आपतन कोण। ये जो हमने रेखा खींची है इस रेखा को हम कहते हैं अभिलंब। अब अभिलंब का शाब्दिक अर्थ हम निकालें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है अभि प्लस लंब।
जो संयोग से मिलकर बना है। संधि हम पढ़ते हैं, संधि में दो भाग होते हैं, एक तो संधि और एक संयोग। जब संधि में तो अपने पास में दोनों को जोड़ेंगे, उसका यहाँ जो वाक्य है उसमें थोड़ा परिवर्तन होगा, संयोग में हम साधारण से जोड़ सकते हैं। तो अभी का मतलब होता है स्वयं, और लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी ऐसी रेखा या पृष्ठ जो स्वयं के साथ 90 डिग्री कोण बनाए उसको हम कहेंगे अभिलंब। तो ये अपने पास में इन दोनों का, इधर ऊपर वाले का विरल और नीचे वाले सघन, दोनों का अपवर्तन बीच का पृष्ठ है, इसके साथ में 90 डिग्री कोण देखो दोस्तों यहाँ बन रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। ये जो प्रकाश किरण आपतित हो रही है उसको हम कहेंगे आपतित किरण। जो प्रकाश किरण सघन माध्यम में जा रही है उसको हम कहेंगे अपवर्तित किरण। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ जो कोण बनेगा उसको हमने कह दिया कोण R। यहाँ आपतन कोण को तो हम प्रदर्शित करते हैं कोण I से, क्योंकि ये आपतित किरण है, इसके साथ ये जो कोण बन रहा है उसको हम कहेंगे आपतन कोण। और ये जो नीचे की ओर कोण बन रहा है जो कि अपवर्तन किरण के कारण, अपवर्तित किरण के कारण बन रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं अपवर्तन कोण। अब इसके बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श कर लें। देखो, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्यों झुकती है? क्योंकि यहाँ वायु के कण तो नहीं होते, यहाँ तो वायु है और यहाँ कोई सघन माध्यम हो सकता है, चाहे इसके अंदर अपने पास में जल हो सकता है, कांच हो सकता है, या फिर कोई प्लास्टिक हो सकती है जो पारदर्शी हो, प्लास्टिक, ये कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ये प्रकाश किरण सघन माध्यम में जाएगी तो सघन माध्यम का मतलब क्या होता है, जहां पदार्थ के कण पास पास रखे हों, और जब पास पास रखे हुए कणों में से प्रकाश गुजरेगा तो उसका वेग कम हो जाएगा, वेग कम होते ही ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अगर हम इसका उल्टा देखें, ये प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो सघन में तो क्या होते हैं, अणु पास पास होते हैं जिससे प्रकाश का वेग कम होता है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जाएगी तो इसका वेग अपने पास बढ़ जाता है, और वेग बढ़ेगा तो यह प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये अपने पास में था प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन की अगर हम परिभाषा दें तो क्या परिभाषा होगी? बहुत आसान सी परिभाषा है, मैं लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ बोल के बता रहा हूं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो यह इस पृष्ठ पर टकराकर अभिलंब से विस्थापित हो जाती है। अब वो विलंब से अपने पास में विस्थापित में मतलब इधर भी आ सकती है या इधर भी जा सकती है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि जब कोई प्रकाश किरण किसी अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो अपने मार्ग से विचलन होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो ये अपने पास में आसान सा प्रकाश का अपवर्तन है। अब प्रकाश के अपवर्तन के अंदर अपने पास में क्या क्या घटनाएं होती है, क्या क्या इसके नियम हैं, वो सारी चीजें हम देखें। देखो, प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो यहाँ प्रकाश का जो वेग है वो अपने पास में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर दोस्तों यहाँ वेग की बात नहीं कर सकते। वेग की बात हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो वेग हमारे पास में राशि है वो एक सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है, और यहाँ प्रकाश की किरण जब अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो उसकी दिशा बदल जाती है, और दिशा बदलने से ये राशि वेग नहीं रहती है, ये हमारे पास में जो राशि है ये बन जाती है चाल। क्या बन जाती है दोस्तों? चाल। तो अपने पास में जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो हमारे पास वेग न होकर के क्या होगा, चाल, और ये चाल क्या हो जाएगी, हमारे पास में कम हो जाएगी। तो पहली घटना, वेग अपने पास, वेग नहीं, चाल अपने पास में क्या हो जाएगी, कम। अब अपन बात करें चाल। देखो, अपने पास में हमने कहा था कि प्रकाश की जो ऊर्जा होती है वो h नहीं होती है, जिसको हम लिख सकते हैं h c/λ, जहां c अपने पास में वेग था, पर यहाँ अपने पास दिशा बदलने के कारण इसको सिर्फ हम चाल मान रहे थे, और ये चाल ही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर वेग लेंगे हम तो दिशा बदलेगी वेग की, और वेग की दिशा अब नहीं बदल सकती। क्यों? क्योंकि यह एक सदिश राशि है। यहाँ अपने पास में दूसरी राशि होती है तरंग दैर्ध्य। तो अपने पास में क्या है, तरंग दैर्ध्य होता है कि प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी।
उसको हम कह सकते हैं तरंग दैर्ध्य, जब वह तरंग के रूप में गति करेगा। तो अपने पास में जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो अपने पास तीन राशियां होती है। एक तो होती है आवर्ती, दूसरी होती है अपने पास में इसकी चाल, और तीसरी होती है तरंग दैर्ध्य। इनमें से अपने पास में कौन कौन सी राशि परिवर्तित होती है और क्या होता है? ये तो होती है अपने पास अपरिवर्तित। ये क्या होती है अपने पास में? अपरिवर्तित। अपरिवर्तित क्यों होती है दोस्तों? सीधा सा आप देख लो, अगर मैं एच से एच को काट दूं तो न्यू बराबर आता है सी अपॉन लैम्डा। अब अपने पास में अगर ये दोनों राशियां बदल रही है तो ये एक अपने पास में कांस्टेंट रहेगी, या अपने पास में जब तीन राशियों का आपस में सूत्र दिया जाता है तो एक नियत होती है और दो राशि बदलती है। तो अगर अपने पास में यहाँ चाल की अगर हम बात करें तो अपने पास में यहाँ चाल, अपने पास में यहाँ सीधी सी है, चाल कम हो रही है तो उसकी तरंग दैर्ध्य ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी दोस्तों। तो यहाँ अपने पास में क्या है, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो आवर्तित तो है, परिवर्तित होती है। ये तीर का निशान कम का ओर दर्शा रहा है, यानी चाल कम हो जाएगी, तरंग दैर्ध्य आपकी बढ़ जाएगी। अब अपन आगे बढ़े प्रकाश के अपवर्तन के अगर हम देखें नियमों के बारे में, तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम हमारे पास में जैसे परावर्तन के नियम थे उसी प्रकार अपने पास में अपवर्तन के दो नियम होंगे, पर इसमें एक तीसरा अतिरिक्त होता है। दो नियम अपन ने जिसे प्रकाश के परावर्तन में पढ़े थे वही नियम हम पढ़ रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन में पहला नियम था आपका आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन के बराबर होता है, पर यहाँ अपने पास में ऐसा नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे आपतन कोण ज्यादा है, अपवर्तन कोण कम है। अगर प्रकाश किरण इधर से इधर जाएगी तो ये आपतन कोण होगा, ये अपवर्तन कोण होगा। यहाँ अपवर्तन कोण जो आपतन कोण होगा वो कम होगा, अपवर्तन कोण बढ़ जाएगा। पर यहाँ कभी भी कंडीशन में ये बराबर नहीं होंगे। ये अपने पास में बराबर भी होते हैं दोस्तों। एक कंडीशन है जहाँ ये दोनों बराबर होते हैं, जब आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों का मान 90 डिग्री हो। इसका मतलब है प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित होती है। अभिलंबवत आपतित होती है। अभिलंबवत आपतित होती है, इसका मतलब क्या है कि प्रकाश की किरण अपने पास, जैसे मान लो ये अपने पास में एक कांच की सिल्ली है या अपवर्तक पृष्ठ है, इसकी प्रकाश किरण इस अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होगी तो ये बिना विचलित हुए प्रिज्म में से गुजर जाती है या कांच की सिल्ली में से गुजर जाती है। तो यहाँ आपका आपतन कोण भी 0 डिग्री होता है, अपवर्तन कोण भी 0 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि आपका अभिलंब यहाँ पे जो होगा वो 90 डिग्री होगा। और अगर अपने पास में ये अभिलंब की दिशा है, हमारे पास में कौन सी दिशा है? अभिलंब की। तो अभिलंब की दिशा में अगर कोई प्रकाश किरण आपतित होगी तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण 0 होंगे, और यहाँ प्रकाश का अपवर्तन या ये कह सकते हैं विचलन नहीं होता है। दूसरी अपन कंडीशन देखें, अपने पास में ये थी आपकी आपतित किरण, ये थी अपवर्तित किरण। आंशिक परावर्तन अपने पास मान नहीं रहे क्योंकि हम सिर्फ परावर्तन ही पढ़ रहे हैं, तो इसको मैं हटा देता हूं दोस्तों। अब अपने पास में सिर्फ बचा आपतित किरण और अपवर्तित किरण और ये अभिलंब। ये तीनों अपने पास में एक ही तल में होते। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये मेरे पास में एक सिंपल कागज है। इस सिंपल कागज के अंदर मैं देखूं कि ये मेरे पास में एक अपवर्तक पृष्ठ है, इसके नीचे तो अपने पास सघन माध्यम है, ये हमारे पास सघन माध्यम है, इसके ऊपर विरल माध्यम है दोस्तों। ये अपने पास में हो जाएगा अभिलंब। ये प्रकाश की किरण मैंने इसके ऊपर आपतित कराई और ये प्रकाश की किरण मेरे पास में अपवर्तित हो गई। अब मैं इस कागज को लेकर कहीं घूम सकता हूँ, बिल्कुल पतला है। तो यहाँ आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होंगे? एक ही तल में होंगे। ये अपने पास में सीधी सी कहानी है। अगर इसका अपवर्तक पृष्ठ हम देखें तो ये अपने पास में जैसे डस्टर मैंने रख रखा है वैसे होगा। इसके नीचे का भाग अपने पास सघन हो जाएगा, ऊपर का भाग विरल हो जाएगा। तो अपने पास में यहाँ हो जाएगा दूसरा नियम, अभिलंब आपतित और अपवर्तित। किरण एक ही तल में होंगे। तीसरा जो नियम है वो अपने पास में अपवर्तन के लिए ही लागू होता है। अब वो कैसे लागू होता है?
देखो दोस्तों, हमने ये कह दिया कि यहाँ आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होते। अब आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होते तो ये बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए स्नेल नाम के वैज्ञानिक ने एक सूत्र दिया था जिसको हम व्युत्पन्न करना आगे के तरंग प्रकाशिकी में पढ़ेंगे, स्नेल का नियम। उसके आधार पर हम यहाँ अपवर्तन का दूसरा या अपने पास में तीसरा नियम कह सकते हैं, क्योंकि ये नियम अपने पास में बहुत कम किताबों में देखने को मिलेगा। तो अपने पास में अगर ये नियम नहीं हुआ तो ये एक, ये दो हो जाएगा, और अगर ये साथ में ले रहे हैं तो ये तीसरा नियम हो जाएगा। इसमें ये कहते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होता है n2 अपॉन n1, जहाँ n2 होता है सघन माध्यम का अपवर्तनांक, n1 होता है विरल माध्यम का अपवर्तनांक। ये होता है अपने पास स्नेल का नियम। अगर इसकी परिभाषा लिखें तो परिभाषा सुनिए दोस्तों, कि जब आपतन कोण की ज्या, क्योंकि साइन जो त्रिकोणमितीय फलन है इसको हम बोलते हैं ज्या, तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात दोनों माध्यमों के आपेक्षिक अपवर्तनांक, दोनों माध्यमों के आपेक्षिक, यहाँ एक शब्द आ रहा है आपेक्षिक, और इसको कहते हैं अपवर्तनांक, जो कि हम लिख रहे हैं n2 अपॉन n1 के बराबर होता है। अब आपेक्षिक का मतलब क्या होता है? आपेक्षिक शब्द जब भी लगाया जाता है तब हम दो राशियों की बात करते हैं। यहाँ हम दो अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं, एक तो विरल माध्यम का, एक सघन माध्यम का, तब अपन आपेक्षिक शब्द काम में लेंगे। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके आधार पर इस स्नेल नियम का अपन थोड़ा सा उपयोग वगैरह देखें। हम कह रहे हैं कि n2 अपॉन n1 अपने पास में आपेक्षिक अपवर्तनांक, जिसको हम लिख सकते हैं n21। अगर इसका मान 1 से अधिक है, इसका मान 1 से अधिक है, इसको हम कह सकते हैं कि n2 का मान n1 से अधिक है। यानी नीचे का माध्यम तो अपने पास सघन है, ऊपर का माध्यम विरल है, तो अपने पास में ये स्नेल नियम क्या बन जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर बराबर था अपने पास n2 अपॉन n1, और ये n2 अपॉन n1 इज ग्रेटर देन है 1। अगर मैं यहाँ से n2 अपॉन n1 को हटाकर इसको एक साथ कर दूं तो ये आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज ग्रेटर देन n2 अपॉन n1, या सॉरी अपन कह सकते हैं n2 अपॉन n1 है, इसका मान 1 से बड़ा है तो इसको अपन 1 लिख सकते हैं, और इससे हम कह सकते हैं साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर। अगर मैं साइन से साइन को काट दूं तो यहाँ आ जाएगा आई इज ग्रेटर देन आर। यानी इसका निष्कर्ष क्या निकला कि जब नीचे वाला सघन माध्यम हो, ऊपर वाला विरल माध्यम हो, तो कोण आई तो बड़ा होगा, कोण आर क्या होगा? छोटा। जिससे ये कह सकते हैं कि प्रकाश की किरण जब विरल से सघन में जाएगी तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब अपन इसकी दूसरी कंडीशन देखें। जब हम कहें कि अपने पास n2 अपॉन n1 इज लेस देन 1, इज लेस देन 1 का मतलब क्या है? कि हमारे पास में n2 तो छोटा है और n1 बड़ा है, तो इस समय अपने पास में स्नेल का जो नियम है ये बन जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n2 अपॉन n1, और इसको हम लिख सकते हैं इज लेस देन इक्वल 1, और इसमें ये बीच वाला चिन्ह हटा दूं तो ये आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर और इज लेस देन 1, और यहाँ से हम कह सकते हैं साइन आई इज लेस देन साइन आर। अगर मैं साइन से साइन को काट दूं तो आई इज लेस देन आर। यानी क्या कह सकते हैं? अगर ये इसका अपवर्तनांक कम हो, इसका अपवर्तनांक कम का मतलब क्या है? मान लो ये अपने पास में अब क्या है? विरल, और ये क्या है हमारे पास? सघन माध्यम। तो ये प्रकाश की किरण हमारे पास में जब विरल से सघन में जाएगी तो क्या हो जाएगी? अभिलंब के नजदीक हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिटा दो इसको। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ लिया, अपवर्तन के नियम पढ़ लिए। अब हम थोड़ा आगे देखें तो अपने पास में एक परिभाषा आती है 1 नंबर की, ज्यादातर ये 10वीं क्लास के लिए आती है, कभी कभार 12वीं क्लास में पूछी जाती है कि ये अपवर्तनांक होता क्या है? अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम विचार विमर्श कर लें। अपवर्तनांक क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उस माध्यम में उसकी प्रकाश की चालों का अनुपात ही अपवर्तनांक कहलाता है, जिसमें हम एक माध्यम हमेशा निर्वात लेते हैं। जैसे अपने पास में इसका अपन चित्र बनाए,
ये अपने पास में प्रकाश किरण है, ये हमारे पास अपवर्तक पृष्ठ है, ये अभिलंब है, ये प्रकाश किरण आपतित हुई और ये अपवर्तित हो रही है। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि निर्वात है, यहाँ हम कह रहे हैं निर्वात। और यहाँ हमारे पास में कोई भी माध्यम हो सकता है, जिसमें अपने पास वायु हो सकती है, जल हो सकता है, बर्फ हो सकती है, कांच हो सकती है। तो यहाँ प्रकाश की जो चाल होती है उसको हम लिखते हैं c, और यहाँ प्रकाश की चाल होती है v। तो अपने पास में माध्यम का अपवर्तनांक का सूत्र होता है जिसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ये सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है 10वीं क्लास के लिए, तो खासकर 12वीं क्लास के लिए कभी कभी पूछी जाती है। तो अपने पास आसान सी परिभाषा है कि जब प्रकाश की किरण निर्वात से कोई माध्यम में गति करती है तो उसकी निर्वात में तथा वायु में चालों का अनुपात ही अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, अपन आगे बढ़े अपन दोस्तों। अब अपन बात करें इसका मात्रक वगैरह, तो यह एक मात्रकहीन राशि है। कैसी राशि है? मात्रकहीन। मात्रकहीन क्यों? क्योंकि वेग का मात्रक अपन देखें, यहाँ प्रकाश का वेग है निर्वात में जिसका मात्रक होगा मीटर बटे सेकेंड, यहाँ प्रकाश का वेग माध्यम है जिसका मात्रक मीटर बटे सेकेंड, दोनों कट जाएंगे तो ये हो जाएगा मात्रकहीन। ठीक है दोस्तों, और मात्रकहीन के साथ में यह अदिश राशि होती है। अदिश क्यों? अदिश का भी कारण सुन लो, क्योंकि यहाँ हम दोनों ही चीज जो काम में ले रहे हैं वो दोनों ही अदिश राशियां हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे वेग की बात नहीं कर सकते। वेग की बात इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब प्रकाश की किरण अपने पास में किसी माध्यम में गति करेगी तो वह दिशा बदलेगी, और दिशा बदलेगी तो वहां अपने पास में वह अदिश राशि हो जाती है। अदिश राशि में वेग नहीं होता है, क्या होती है दोस्तों? चाल होती है। ठीक है, तो ये अपने पास में आगे की चीज है। अब अपन थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं अपवर्तन को। तो अपवर्तन हम देखते हैं कि अपवर्तन हमने पढ़ लिया। अब हम अपवर्तन देख रहे हैं कांच की सिल्ली। तो अपने पास नेक्स्ट भाग हो जाएगा कांच की सिल्ली में अपवर्तन। कांच की सिल्ली में अपवर्तन। अब कांच की सिल्ली में अपवर्तन कैसा होता है दोस्तों, इसके बारे में अपन देखें। ये मान लो अपने पास में एक कांच की सिल्ली मैंने ले ली। ये कांच की सिल्ली है अपने पास में। इस कांच की सिल्ली पर हम क्या कर रहे हैं? कोई प्रकाश किरण आपतित करा रहे हैं। ये कक्षा 12 का प्रैक्टिकल भी है जो क्रियाकलाप में आता है। इस पर हमने कोई प्रकाश किरण आपतित कराई जिसमें ये आपतन कोण हो जाएगा I, ये अपने पास में हो जाएगा अभिलंब। अभिलंब के बारे में मैंने बता दिया था, जो स्वयं के साथ यानी स्वयं के पृष्ठ के साथ 90 डिग्री कोण बनाए तो वो अभिलंब है। ये हो जाएगी अपने पास में आपतित किरण। जब ये आपतित किरण किसी अपवर्तक पृष्ठ या कांच की सिल्ली में प्रवेश करती है, ये अपने पास में कांच की सिल्ली, इसमें जब प्रवेश करती है तो ऊपर का माध्यम तो था अपने पास विरल, और नीचे का माध्यम है जो कांच की सिल्ली का माध्यम है वो अपने पास में सघन माध्यम। तो सघन माध्यम में जब प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो वो अपने पास में मार्ग से विचलित हो जाती है और अपने पास में अपवर्तित होती है। यहाँ आपका अपवर्तन कोण जो बनता है उसको हमने कह दिया R1, और ये R1 इधर लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, ये R1 कोण बनता है जिसको अपन अपवर्तन कोण कहते हैं। ये प्रकाश की किरण यहाँ आपतित होने के बाद में वापस यहाँ अभिलंब को देखें, और ये प्रकाश की किरण क्या है? बाहर निकल जाती है। क्योंकि अंदर सघन माध्यम है, बाहर विरल माध्यम है, तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हो जाती है। यहाँ आपका जो आपतन कोण है उसको हम R2 लिख रहे हैं, और यहाँ प्रकाश किरण बाहर निकल रही है इसलिए इसको निर्गत कोण कहते हैं। और ये प्रकाश किरण बाहर निकल गई इसलिए इसको अपन कहते हैं निर्गत किरण। और ये प्रकाश किरण यहाँ अपवर्तित हो रही है इसलिए इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। अब दोस्तों अपन इसको आगे देखें। ये अगर मान लो यहाँ से प्रकाश किरण अपने पास में अपवर्तित नहीं होती तो ये सीधे निकल जाती, इसलिए इस किरण को हम कहते हैं आभासी किरण। ठीक है, तो अपने पास में यहाँ पे अपने पास में 4 प्रकार की किरणें मिल गई, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण, आभासी किरण। इनकी संबंधित कभी कभार प्रश्न पूछ लेते हैं। एक आता है अपने पास में यहाँ प्रैक्टिकल से संबंधित बात कि आभासी किरण और निर्गत किरण के बीच की जो दूरी होती है उसको कहते हैं पार्श्विक विस्थापन।
पार्श्विक विस्थापन। ये अपने पास में 12वीं क्लास के प्रैक्टिकल में है, क्रियाकलाप में, और इसका मान पूछते हैं। इसके अंदर एक चीज खास बात होती है कि आपका आपतन कोण I और निर्गत कोण E ये दोनों बराबर होते हैं, और आपका अपवर्तन कोण R1 और यहाँ आपका आपतन कोण R2 ये भी बराबर होते हैं। ये अपने पास में ज्यादातर पूछने वाली चीज है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े हम। अब हमने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ लिया, तो इस अपवर्तन का उपयोग कहाँ होता है, कहाँ ये काम आता है, तो अपने पास में जहाँ इसको काम में लेते हैं उसी के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं इसके अनुप्रयोग, तो अपन पढ़ रहे हैं अपवर्तन के अनुप्रयोग। अपवर्तन के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग का मतलब कि जहाँ अपवर्तन की घटना काम आती है उस भाग को हम कहते हैं अपवर्तन के अनुप्रयोग। इसमें पहला जो अनुप्रयोग है वो है तारों का टिमटिमाना। अब तारों का टिमटिमाना कैसे होता है, रात को हम देखते हैं तो हमको तारे चमकते हुए या टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसके बारे में हम देखें कैसे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। मान लो ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल उपस्थित है, ये हम सभी जानते हैं। यह वायुमंडल भी हमारे पास में अलग अलग परतों के रूप में होता है, अलग अलग परतों के रूप में होता है। तो यहाँ ये परतें हमारे पास में अलग अलग आकार की होती हैं। इन परतों में अगर हम देखें तो यहाँ जो परतें हैं, जो पृथ्वी के नजदीक की परतें हैं, उनका जो अपवर्तनांक है वो n1 है, उससे बाहर की परत का अपवर्तनांक n2, उससे बाहर की परत का अपवर्तनांक n3, और अगर मान लो अपन एक और चौथी परत बनाए तो उसका अपवर्तनांक हो जाएगा n4। यहाँ जो परत पृथ्वी के सबसे ज्यादा पास होती है वहाँ वायु की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, और वायु की मात्रा ज्यादा होने से यहाँ का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे अपवर्तनांक हमारे पास में कम होता जाता है। तो यहाँ हमारे पृथ्वी के चारों ओर ऐसे वायुमंडल उपस्थित होता है। जैसे हम किसी तारे को देखते हैं, ये मान लो हमारे पास में एक तारा है। अब तारा हमको कैसे दिखाई देगा, तारा हमको तब दिखाई देगा जब ये चमकेगा। जब ये तारा चमकेगा तो इससे प्रकाश पृथ्वी पर आएगा। जब ये पृथ्वी पर आएगा तो यहाँ प्रकाश के अंदर देखिए इधर की ओर बहुत विरल माध्यम है, इधर हम जाएंगे तो प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, अपवर्तन से थोड़ी मुड़ जाएगी। क्यों, क्योंकि अंदर की ओर सघन माध्यम है, बाहर की ओर यहाँ तो हो जाएगा अपने पास विरल माध्यम, यहाँ हो जाएगा हमारे पास में सघन माध्यम। तो प्रकाश की किरण यहाँ से क्या हो जाएगी, थोड़ी मुड़ जाएगी। जैसे ये प्रकाश की किरण इस परत पर पहुंचती है तो यहाँ का माध्यम इसकी तुलना में विरल होता है, यहाँ सघन होता है, फिर प्रकाश की किरण मुड़ जाएगी। फिर अपन देखें यहाँ का, अपन देखें तो यहाँ का माध्यम विरल हो जाएगा, यहाँ सघन हो जाएगा, और ऐसे करती हुई प्रकाश की किरण पृथ्वी पर उपस्थित किसी व्यक्ति को दिखाई देती है। और जब व्यक्ति को ये प्रकाश की किरण दिखाई देती है तो बहुत बार मुड़कर आती हुई दिखाई देती है, और बहुत बार मुड़कर आती हुई दिखाई देती है। तो वह आंख पर जब हमारे पास पहुंचती है तो वो टुकड़ों के रूप में पहुंचती है, और जब ये टुकड़ों के रूप में पहुंचती है तो जो टुकड़ा हमारी आंख पर पहुंच गया वो तो हमको उजाला देगा, और जो टुकड़ा नहीं पहुंचा वो हमको अंधेरा देगा। इससे हम कह सकते हैं कि तारा कभी चमक रहा है, कभी बुझ रहा है। इसी स्थिति को हम कहते हैं तारों का टिमटिमाना। अब हमारे पास में क्वेश्चन बनता है कि तारे तो टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तो उसके दो कारण हैं। पहली बात, ग्रह पृथ्वी से नजदीक है, पहली बात ग्रह पृथ्वी से नजदीक है। दूसरी बात करें कि इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, सिर्फ एक ही ग्रह है जो हमको टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, और वो है शुक्र, जिसको हम कहते हैं भोर का तारा। ये हमको टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, ये ज्यादातर हमको सुबह दिखाई देता है। सुबह क्यों, क्योंकि यह पृथ्वी के नजदीक होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तारों का टिमटिमाना है, इस कारण हमको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका पहला अनुप्रयोग हो गया। दूसरा उपयोग हमारे पास में सबसे ज्यादा काम आता है, आपने देखा होगा, आप घर में कभी पशु वगैरह रखते हो, या फिर आपने नहाने के लिए बाल्टी काम में लेते हो और बाल्टी में पानी भरा हुआ है। बाल्टी में जब पानी भरा हुआ है तो उसके अंदर बाई चांस हमारे जेब में से रुपए 2 रुपए पड़े हों, खुले सिक्के। जैसे ये हमारे पास में कोई पानी की बाल्टी है, इस पानी की बाल्टी को अगर हम देखें, इसमें हमारे पास पानी भरा हुआ है और इसमें हमारा 1 रुपया गिर गया गलती से,
या हमारे पास में मारवाड़ी तरीके से समझो, अब मारवाड़ी आदमी के पास में जेब में पैसे तो रखता ही नहीं हो, बहुत सीधा आदमी होता है और बहुत कंजूस होता है। तो वो क्या करता है, जैसे भैंस को पानी पिलाने गया तो वो पानी पिलाता है खेड़ी के अंदर। खेड़ी में जो पानी पिलाता है तो खेड़ी के अंदर बच्चे क्या है, बदमाशी करने के चक्कर में उस खेड़ी में पत्थर डाल देते हैं। पत्थर को कहते हैं बाटा, बाटो डाल दिए। जैसे वो बाटा डालेंगे तो वो बाटा खेड़ी में जो पानी भरा होता है तो बाटा उसको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। और अपन अपने हिंदी के हिसाब से समझे तो ये पानी की बाल्टी है, इसके अंदर हमारा सिक्का गिर गया, ये सिक्का हमको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अब ये क्यों दिखाई देता है, इसके कारण देखो, यहाँ हमारे पास प्रकाश की किरण है। ये प्रकाश की किरण हमारे पास में जब बाल्टी के अंदर पहुंचती है, यहाँ से जैसे ये बाल्टी के पानी में पहुंचती है तो ये अभिलंब है, और ये प्रकाश की किरण हमारे पास में ऐसे मुड़ जाती है और ऐसे, सॉरी ये सिक्का मैं यहाँ रख रहा हूँ थोड़ा सा, ये अपने पास में प्रकाश की किरण जैसे इस सिक्के में पहुंचती है तो अपने पास में यहाँ प्रकाश का अपवर्तन होता है। यहाँ आपतन कौन होता है, यहाँ अपवर्तन कौन होता है। कायदे से तो प्रकाश किरण अपवर्तित होकर नीचे देखती है, पर हमको ये आभास होता है कि ये प्रकाश की किरण हमारी मुड़ी हुई नहीं है और हमको सीधी दिखाई देती है। तो सीधी दिखाई देती है तो ये जो सिक्का है वो हमको कैसा दिखाई देगा दोस्तों, ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि प्रकाश की किरण वास्तव में तो मुड़ के यहाँ पहुंच रही है, पर हमको ये आभास होता है कि ये सीधी जा रही है, सिक्का हमारे पास में ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो अपने पास में आ जाएगा सिक्के का ऊपर उठना, सिक्के का ऊपर उठना। ये अपने पास में दूसरा अनुप्रयोग है। तीसरे अनुप्रयोग की बात करें अपन, जो सबसे ज्यादा काम आने वाला अनुप्रयोग है, जैसे अपने पास में एक अनुप्रयोग इसी बाल्टी से संबंधित वाला है। अपने पास में मान लो ये कांच का गिलास है, इस कांच के गिलास में हमने भर रखा है पानी, कांच के गिलास में हमने रख रखा है पानी, पानी भर के रख रखा है। इसके अंदर हमने एक पेंसिल डाली। अब पेंसिल डाली तो ये पेंसिल अपने पास में यहाँ तक तो सही थी और यहाँ अपने को ऐसे मुड़ी हुई दिखाई देती है, क्योंकि जब इसके ऊपर जब प्रकाश किरण यहाँ आपतित होगी इस पर, तो वो अपने पास में एक तो ऐसे आएगी और एक ऐसे आएगी। यहाँ जब प्रकाश की किरण अपने पास में आनी चाहिए तो सीधी, पर अपवर्तन की सॉरी आनी चाहिए तो ऐसे, पर प्रकाश की किरण अपवर्तन के कारण ऐसे झुक जाती है और हमको पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। आगे अपन देखें इसके बारे में अनुप्रयोग। आपने देखा होगा जितने बड़े अधिकारी होते हैं, जैसे अपने स्कूल के अंदर प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, वो अपने पास में क्या करते हैं, उनके पास में एक टेबल होती है, उस टेबल के ऊपर टाइम टेबल होता है प्रत्येक टीचर का, कौन कौन सा टीचर क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाता है। जैसे कोई बच्चा जाके उनको बोलता है कि सर हमारी क्लास के अंदर कोई टीचर नहीं है, तो प्रिंसिपल साहब ऐसे झुक के नहीं देखते हैं, ऐसे कुर्सी पर बैठे रहते हैं,